नमस्कार मेरे तमाम प्रिय छात्र छात्राओं, बबुआ और बबुनियों, आप सभी को सुप्रभात। और साथ ही साथ हिंदी के इस सत्र में मैं आप सभी तमाम छात्र छात्राओं, बंधु बांधवों, मेरे तमाम प्रियजनों एवं बबुआ और बबुनियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इसके पूर्व भी मैंने हिंदी व्याकरण के बहुत सारे सत्र से संबंधित वीडियो अपलोड किए हैं, आप लोगों ने देखा होगा। मैंने प्रारंभ हिंदी व्याकरण को प्रारंभ से लेकर जो है यहाँ तक बताया है। मैंने बताया था हिंदी व्याकरण किसे कहते हैं, हिंदी व्याकरण के कितने भेद होते हैं। उसके पश्चात हम लोगों ने एक एक भेद का विस्तार से अध्ययन करना प्रारंभ किया है। हम लोगों ने सर्वप्रथम वर्ण विचार के बारे में जाना, जिसमें हम लोग वर्णों का अध्ययन कर चुके हैं। बबुआ, हम लोग हिंदी व्याकरण के दूसरे भाग शब्द विचार का अध्ययन कर रहे हैं। मैंने आप लोगों को पिछले कक्षाओं में बताया है कि शब्द विचार जो जिसके अंतर्गत हम शब्दों का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, उस जो है अध्ययन करते हैं। तो भाई एक सवाल है हमारे मन में कि शब्द क्या है, तो यह भी मैंने आपको बताया है। उसके पश्चात हम लोगों ने जाना था कि शब्द को मुख्यतः कितने आधारों पर बांटा जाता है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि शब्द को बबुआ और बबुनी लोग हम लोग मुख्यतः कितने आधार पर बांटते हैं, तो 4 आधार पर। पहला था अर्थ के आधार पर, है ना, सार्थक और निरर्थक शब्द, व्युत्पत्ति के आधार पर रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द, उत्पत्ति के आधार पर तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द और वर्ण संकर शब्द। उसके पश्चात आपने जाना रूपांतर या बनावट के आधार पर शब्द के भेद। तो बबुआ और बबुनी लोग ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैंने पिछले क्लास में ही इसकी चर्चा कर दी है। पिछले कक्षा में मैंने आपको बताया था कि रूपांतर या बनावट के आधार पर शब्द के मुख्यतः 2 भेद होते हैं। पहला विकारी शब्द, है ना, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, इसको हम कहते हैं विकारी शब्द। और उसके पश्चात था अविकारी शब्द, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयाबुद्धि बोधक। इन चारों को बबुआ मेरे अविकारी शब्द कहा जाता है। तो आज की कक्षा में हम एक एक करके विकारी शब्द और अविकारी शब्द का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो बबुआ मेरे सबसे पहला विकारी शब्द क्या है, तो सबसे पहला मेरा विकारी शब्द जो है वह है संज्ञा। वह क्या है, तो वह है संज्ञा। क्या है वह, तो आपको अच्छे से याद रखना है, वह संज्ञा है ना, संज्ञा, ये आपको अच्छे से याद रखना है। बबुआ संज्ञा सबसे पहले हम लोग क्या, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, तो बबुआ सबसे पहले हम लोग लिखेंगे परिभाषा। देखिए संज्ञा आप लोग पहले भी इसका अध्ययन कर चुके होंगे, कोई बात नहीं, दोबारा अध्ययन कर लेना है ताकि हमारा रिवाइज हो जाए, हम अच्छे से समझ सके, क्योंकि एग्जाम पास है और हमें अच्छे से समझना है कि हम संज्ञा किसे कहते हैं। बबुआ मेरे आपने इतने सारे सत्र को ध्यान पूर्वक पढ़ा है, तो इस सत्र को भी आप ध्यान पूर्वक ही पढ़ोगे, मुझे इतना भरोसा है आप सब पे। तो मेरे तमाम प्यारे बबुआ और बबुनियों, यहां एक प्रश्न आ रहा है कि सर संज्ञा किसको कहते हैं, कोना चीज है ये संज्ञा, का हो ये संज्ञा का बाड़न, तो ये सवाल हमारे मन में आ रहा है। तो बबुआ और बबुनी लोग आप ध्यान से सुनिएगा। कहते हैं किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। किसको कहते हैं, तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के नाम को हम क्या कहते हैं, तो जानवर के नाम को हम क्या कहते हैं बबुआ, संज्ञा कहते हैं। मान लेते हैं यहां यह कोई वस्तु है,
यह क्या है? कोई वस्तु है। इस वस्तु का एक नाम है बाबू, है या नहीं? इस वस्तु को आप कलम कहते हो। तो बबुआ यह कलम क्या है? इस वस्तु का नाम है। दैट मीन्स यह एक संज्ञा है। इसका मतलब हुआ कि यह भी एक संज्ञा है। अब मान लीजिए जैसे यह भी तो कोई वस्तु है ना? इस वस्तु को आप ग्लास कहते हो। तो बबुआ मेरे यह ग्लास जो इस वस्तु का नाम है, यह भी क्या है? एक संज्ञा है। जैसे मेरा नाम जीत सर है। मैं कोई व्यक्ति हूं, तो मेरा नाम क्या रखा आपने? जीत सर। या मेरे मम्मी पापा ने क्या रखा है मेरा नाम? तो जीत सर रखा है। तो बबुआ जीत रखा गया, तो भाई आप समझ रहे होगे ना कि मेरा जो नाम है जीत। मान लेते ये नाम क्या है? तो यह नाम, मैं कोई व्यक्ति हूं और मेरा जो नाम है वह क्या है? वह भी एक संज्ञा है। तो संसार में मौजूद किसी भी व्यक्ति के नाम, वस्तु के नाम, स्थान के नाम या जानवर के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। जानवर को हम संज्ञा नहीं कहते, उसका जो नाम है ना बाबू, उस नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो यहां टॉपिक हमारा क्या हो जाएगा? हो जाएगा किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को, स्थान के नाम को क्या कहते हैं? तो संज्ञा कहते हैं, है ना? क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं, है ना? किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं बाबू मेरे? तो हम इसको संज्ञा कहते हैं। आप उदाहरण के तौर पर समझ सकते हो। जैसे उदाहरण में क्या सब आ जाएगा? मान लेते हैं कलम, है ना? किसी वस्तु का नाम, तो कलम भी कोई संज्ञा है ना? मान लेते आप लिखते हो किताब, तो किताब भी कोई संज्ञा है ना? मनसाही किसी स्थान का नाम है, तो यह भी एक संज्ञा है। पटना, ताजमहल, राम इत्यादि, ये सभी क्या है बाबू? तो ये सभी संज्ञा है। अब देखिए कलम भी किसी वस्तु का नाम है, किताब भी किसी वस्तु का नाम है, ये तीनों किसी स्थान के नाम है और यह किसी व्यक्ति का नाम है। तो इन सबको हम क्या कहेंगे? जो भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या जानवर है, उसका कोई नाम होगा और जो नाम होगा वही नाम क्या है बबुआ? तो वही संज्ञा है। आपको ये याद रखना है। अब इसके पश्चात बबुआ हम लोग संज्ञा के भेदों का क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे कि संज्ञा के मुख्यतः कितने भेद होते हैं। अब आपको क्या जानना है? तो आपको जानना है संज्ञा के भेद, संज्ञा के भेद, है ना? संज्ञा के मुख्यतः कितने भेद? तो संज्ञा के मुख्यतः 5 भेद होते हैं। कितने भेद? 5 भेद। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5 भेद। कौन कौन सा? आपका बबुआ सबसे पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहला क्या है? तो पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा।
दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। तीसरा क्या है बबुआ? तीसरा है समूहवाचक संज्ञा। चौथा है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा। आप लोग कॉपी कलम साथ लेकर बैठा कर कीजिए और साथ ही साथ मैं जो बता रहा हूं उसका बबुआ आप नोट्स बनाते चलो। हाँ, आपको आज के अभिभावकों की तरह नहीं बनना है ना। आज के अभिभावक पूर्ण रूपे गैर जिम्मेदाराना व्यवहार करते हैं अपने बच्चों के साथ और वह उम्मीद करते हैं कि हमारे बच्चे हमारे साथ अच्छा व्यवहार करें। आप देखते हो आज के बच्चे जैसे बड़े होते हैं अपने मम्मी पापा को या तो घर से निकाल देते हैं या फिर उनके साथ अभद्रता पूर्वक व्यवहार करते। भाई ऐसा क्यों? अब आप पूछोगे, आप लोग कहेंगे कि बच्चे इसके लिए जिम्मेदार हैं। मैं मानता हूं कि इसके लिए कहीं ना कहीं बहुत हद तक उसके अभिभावक भी जिम्मेदार हैं। भाई आपने जो संस्कार अपने बच्चों को दिया है ना, वही आपको वापस मिल रहा है। लोग कहते हैं ना कि भाई बोए पेड़ बबूल का तो अमुआ कहां से पाई। आप पेड़ लगाओगे बबूल का तो आपको फल भी बबूल के ही मिलेंगे, आम के कतई नहीं मिलने वाले। तो मेरे तमाम जो भी प्यारे बबुआ और बबुनी लोग इस वीडियो को आप देख रहे हो तो आपको ये बातें अपने अभिभावकों तक पहुंचानी। देखिए आज के पेरेंट्स क्या करते, भाई बच्चे जन्म लेते हैं 3-4 साल के होते हैं, वो उन बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स वगैरह में भर्ती करवा देते। 4 साल 5 साल में जितना उनके शरीर का वजन नहीं होता उससे ज्यादा उनके बैग का वजन होता है। बेचारे 4 साल के हैं, खेलने कूदने की उम्र थी, अब उनको इतना लाद मतलब इनके पीठ पर इतना वजन दे दिया गया कि उनका शारीरिक विकास हो ही नहीं पाता है। तो मेरा आप सभी तमाम अभिभावकों से अनुरोध है कि बबू आप जो है अपने बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करें। आप अपने बच्चों को किसी छोटे मोटे स्कूल में ही पढ़ाएं आरंभ में, जब तक कि वह मैच्योर स्थिति में कम से कम 9-10 साल का ना हो जाए बबुआ। और इससे ज्यादा मैं और आपसे कुछ नहीं कहूंगा, ठीक है ना। तो संज्ञा के कितने भेद? 5। पहला व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा समूहवाचक, चौथा द्रव्यवाचक और 5वां जो है बबुआ वह है आपका भाववाचक संज्ञा। कौन सा संज्ञा? तो भाववाचक संज्ञा। यह आपको क्या रखना है? याद रखना है। अब हम लोग एक एक करके क्या करेंगे? सभी संज्ञाओं की चर्चा करेंगे। तो प्यारे बबुआ और बबुनी लोग, आप लोग पिछले क्लासेस में जो पढ़ के आए हो, पिछली कक्षाओं में जो आपने पढ़ा है, उसमें से अंत में मैं 2 क्वेश्चन आपको दूंगा और आपको कमेंट करके उसका आंसर बताना है। जो बच्चे सही आंसर कमेंट करेंगे उनको मेरे ओर से, जब आप 5-7 वीडियोस में सही कमेंट कर लोगे, मुझे लगेगा कि आप अच्छा कर रहे, तो निश्चिततः आपको जो जैसे भी हो मैं प्रयास करूंगा कि आप तक आपका उपहार पहुंचाया जाए। इसके लिए जो है आप प्रयासशील रहे और पिछले कक्षाओं के जो भी वीडियोस है उसका अध्ययन करें, है ना। देखिए आज आप अगर कह रहे हो कि आपके पास पढ़ाई की सुविधाएं नहीं है, आप पढ़ नहीं सकते, तो मैं समझता हूं कि आपसे बड़ा ना कायर इस संसार में कोई दूसरा नहीं है। इसका रीजन है बाबू, इसके पीछे की एक वास्तविकता है। आज बहुत सारे मैटर हैं जो हमारे ऑनलाइन अवेलेबल है। अब आप बताइए क्या नहीं है ऑनलाइन आज के टाइम में? आपको सभी विषय वस्तु का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। एक समय था जब हम लोग पढ़ा करते थे ना, तो इस प्रकार की शिक्षण संस्थाएं नहीं होती थी बाबू। शिक्षण संस्थान के अभाव में बहुत सारे बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाते थे। वो शिक्षा बहुत महंगी थी।
जो आम लोगों की पहुंच से बहुत दूर था, जबकि आज ऐसा नहीं है। आज अगर आपके पास मोबाइल फोन है ना, तो आप बेहतर से बेहतर ज्ञान क्या कर सकते हो, मुफ्त में प्राप्त कर सकते हो। लेकिन संभवतः मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मुफ्त का ज्ञान और मुफ्त का भोजन शायद किसी को ज्यादा हजम नहीं होता है। अब आप लोग इस तथ्य को साबित करोगे कि मैं सही हूं या मेरे तमाम बबुआ और बबुनी लोग सही है ना। तो इस चीज को आपको साबित करना। अगर आप ज्ञानार्जन करोगे, अध्ययन करोगे, जीवन में इसके माध्यम से सफलताएं अर्जित करोगे, तो हम लोगों को लगेगा जितने भी शिक्षक संस्थान हैं, जो भी कोचिंग वाले हैं, इंस्टीट्यूट वाले हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, आपको मुफ्त ज्ञान दे रहे हैं, तब मुझे लगेगा कि उनका यह जो प्रयास है वह सफल हो रहा है, अन्यथा यह व्यर्थ है। आपके लिए जान रहे हो कि आज का दिन जो है हमारे लिए शिक्षक दिवस का दिन है, और इस दिन मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं। तो अब आप समझिए, आप बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बार बार कमेंट करते हो कि सर हम आपको गिफ्ट के रूप में क्या दें। तो मेरे तमाम प्यारे बबुआ और बबुनियों, सभी छात्र छात्राओं से मेरा आग्रह है कि आप मन लगाकर पढ़िए, आप मन लगाकर पढ़िए, आप जीवन में सफल होइए। इससे बड़ा उपहार, इससे बड़ा गिफ्ट हमारे लिए या आपके गुरु जी के लिए कुछ भी नहीं होगा। आप सभी बाबू सफल हो, क्योंकि संसार में दो ही ऐसे इंसान हैं जो जीवन में सदैव चाहता है कि उसके जो भी बच्चे हो या जो भी छात्र छात्राएं हो, वह उनसे भी 2 कदम आगे जाए। एक आपके पिता हैं और दूसरे आपके गुरुजी, जो कभी नहीं चाहते कि उनके बच्चे उनसे क्या रह जाएं, जीवन में पीछे रह जाएं। तो आप पढ़ाई पर ध्यान दो, मेहनत करो। तो अब हम लोग चलते हैं। तो पहला क्या है बाबू लोग, मेरा पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहले क्या पढ़ना है हम लोगों को, तो पहले पढ़ना है व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में। अब आप पूछोगे सर व्यक्तिवाचक संज्ञा किसको कहते हैं, है ना। आखिर हम लोग कैसे संज्ञा के सभी भेदों को विभेदित करेंगे, कैसे अलग करेंगे, यहां हम लोगों को क्या करना है, इसके एक एक पहलुओं का अध्ययन करना है। तो हमारा जो सबसे पहला संज्ञा है वह है व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसको कहेंगे बबुआ व्यक्तिवाचक संज्ञा, समझिएगा, है ना, कि वह संज्ञा जिससे किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के नाम का बोध होता है, जिससे किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के नाम का बोध होता है, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं, तो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब आप पूछोगे सर खास व्यक्ति को ना होगा, खास वस्तु को ना होगा, खास स्थान कौन सा होगा और खास जानवर सर को ना होगा। तो बबुआ आपको उदाहरण के तौर पर मैं समझाता हूं। जैसे हम लोग किसी क्लास में, वहां बहुत सारे बच्चे हैं, राम श्याम, धनिया, तोड़ी, गोबर, मिर्चाई, लहसुन, प्याज, टमाटर, बैगन, कुछ से कुछ, हरिया, करिया, है ना, बोतल, ढक्कन, सारे नाम के बच्चे हैं। अब इसमें से मैंने कहा रे गोबरा उठो, तुम मेरे प्रश्न का उत्तर दो। तो मैंने सारे बच्चों में से किसको चिन्हित किया है, किसको खड़ा होने के लिए मैंने कहा, तो गोबर को। तो बबुआ गोबर हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब बहुत सारे गैया, भैंस, बकरी, जितने छागोल उगोल, भूस, गधा, सुअर जो भी रहे, बहुत सारे जीव जंतु एक जगह बैठे हैं और बोलेंगे अरे सुअर इधर आ, आजा आजा आजा, एक गधवा इधर आ। तो भाई हमने सभी जानवरों में से गधा और सुअर को अपने पास बुलाया। समझ में आ रहा है। तो बबुआ वो गधा और सुअर का हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। समझे
कि औरों कोनो उदाहरण देके आपको समझाना पड़ेगा। अब आप सोचिए गुरु जी कोना कोना उदाहरण ले रहे हैं, गधा और सुअर, है ना। तो चलिए, जय महाज्ञानी जय कल्याणी वह संज्ञा जिससे किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के नाम का बोध होता है। बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब उदाहरण लिख लेते हैं भाई, इसके अंतर्गत आएगा कौन कौन सा संज्ञा, है ना। किसको किसको हम व्यक्तिवाचक के क्या रखेंगे? अंतर्गत रखेंगे, है ना। ये हमें पता होना चाहिए। थोड़ा आज सर्दी है ना। तो जैसे राम, बहुत से लड़कों के बीच में हमने राम को पुकारा। सीता, बहुत सी लड़कियों में हमने किसको चिन्हित किया या किसको बुलाया? तो सीता को, है ना। अब आप जैसे बहुत सारे आएंगे, जैसे जगह बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें से हम किसी एक को चिन्हित करते हैं, जैसे पटना, दिल्ली, बहुत सारे स्थान है। अगर हम उसमें से पटना, दिल्ली को ही चिन्हित करते हैं तो इसका मतलब यह दोनों हमारे लिए क्या हो गया? खास हो गया। ये आपको याद रखना है। जैसे मान लेते हैं राम, राधा, इत्यादि। समझ तो गए ही होंगे आप लोग, है ना। तो ये सारे क्या है? आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। कौन से संज्ञा हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब हम लोगों को जातिवाचक संज्ञा का क्या करना है? अध्ययन करना है। इंक, कौन सी संज्ञा का? जातिवाचक संज्ञा का, है ना। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि सर जातिवाचक संज्ञा किसको कहते हैं? तो तमाम बबुआ और बबुनी लोग, जातिवाचक संज्ञा हम उस संज्ञा को कहते हैं जिस संज्ञा से किसी संपूर्ण जाति या वर्ग या समुदाय का क्या होता है? बोध होता है। यानी जिससे किसी पूर्ण जाति या समुदाय का बोध होता है, उसी को हम लोग कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। आपको ये याद रखना है। अब जाति का बोध कैसे होगा? ये हम लोग पहले इसकी परिभाषा लिख लेते हैं कि भाई वह संज्ञा जिससे संपूर्ण जाति
वर्ग या समुदाय का बोध होता है, का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के तौर पर क्या सब आएगा? जैसे यदि हम लोग लड़का बोले तो लड़का बोलने से सभी लड़कों का बोध होता है ना जी, है ना? चाहे वो गोरा रहे, चाहे काला रहे, लंबा रहे, नाटा रहे, तो सारे लड़कों का क्या हो जाता है? बोध हो जाता है। लड़की कहने से भी सभी लड़की का, नदी कहने से सभी नदियों का, है ना? पहाड़ कहने से सभी पहाड़ों का क्या होता है? बोध होता है। तो ये सारे क्या है आपके? तो ये सारे जातिवाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक। तो अब आप लोग जातिवाचक संज्ञा को भी मुझे लग रहा है कि संभवतः आसानी से क्या कर लोगे? पहचान लोगे। तीसरा क्या है बबुआ मेरा? तीसरा है समूहवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा? तीसरा आपका तीसरा है समूहवाचक संज्ञा। बड़ा सरल है। वह संज्ञा जिससे समूह का बोध होता है। किसका? जिससे समूह का बोध होता है, उस संज्ञा को हम लोग समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। आपको ये अच्छे से याद रखना है कि वह संज्ञा जिससे किसी समूह का बोध होता है, वह संज्ञा जिससे किसी समूह का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं वर्ग, कक्षा। अब भाई कक्षा में तो एक विद्यार्थी नहीं होगा, बहुत सारे विद्यार्थी होंगे। जैसे बोलेंगे दर्जन, तो दर्जन में तो कोई भी वस्तु एक नहीं होगी, कम 12 होंगे। जैसे मेला, मेला में तो कोई एक लोग नहीं होगा, बहुत सारे लोग होंगे। जैसे सेना, क्या सेना में आपको लगता है कि सिर्फ एक ही सैनिक होंगे? तो ऐसा नहीं है ना? ऐसे बहुत सारे उदाहरण है। जैसे झुंड, बोलेंगे भेड़ों का झुंड है, तो भाई कहीं एक भेड़ होगा और हम ऐसा तब क्या बोलेंगे कि भाई यहां भेड़ों का झुंड है? तो ऐसा नहीं है ना? तो क्या लिखा जाएगा? वह संज्ञा जिससे समूह भर का बोध होता है। उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अब उदाहरण के तौर पर हम लोग क्या ले सकते हैं? अभी मैंने बहुत सारा उदाहरण आपको बताया है, याद रहेगा ना? रखना होगा बबुआ। अगर आपको अपनी परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने हैं तो दिमाग को खुला रखना होगा, है ना? नहीं तो चौपट हो जाइएगा। उदाहरण में क्या क्या आ सकता है? जैसे दर्जन, झुंड,
मेला, सेना इत्यादि, सेना इत्यादि। यह सभी किसके उदाहरण है? समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण है। अब अगला जो है हमारा वह है द्रव्यवाचक संज्ञा। अब द्रव्यवाचक संज्ञा किसको कहेंगे? तो तब आप सभी बबुआ और बबुनी लोग, है ना, इसी को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं मटेरियल नाउन। याद रखिएगा, है ना, इसी को क्या कहते हैं? मटेरियल नाउन, यानी वह संज्ञा जिसको मापा तौला तो जा सकता है लेकिन गिना नहीं जा सकता। यानी जिन चीजों को हम माप तौल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते हैं उसको द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे दूध, दूध को आप माप तौल सकते हो लेकिन गिन सकते हो? किसी को बोलते हो भैया आइए आइए 2 गो दूध लेके जाइए, ले रे बाबू ले 4 गो ले ले ले, तो हूं रखी ले 2-4 गो, थुए ले तू 2-4 खेन। ऐसा आप कहीं नहीं देखते हो कि आप दूध हो, जल हो, पानी जिसको कहते हो, इन सभी को हम संख्या में किसी को दे सके। तो इसको हम कैसे देते भाई? माप तौल के। तो क्या होगा? तो वह संज्ञा जिसे मापा तौला जा सकता है, किंतु गिना नहीं जा सकता, गिना नहीं जा सकता है। उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। कहते हैं। अब उदाहरण में क्या आएगा? तो उदाहरण इसका बहुत सारा हो जाएगा, जैसे पानी, दूध, चावल, शराब, बालू, पत्थर, मिट्टी, है ना, इत्यादि। तो बहुत सारे क्या है इसके उदाहरण हैं, अनगिनत उदाहरण है। आपको सिर्फ समझने की जरूरत है। मैं सारे उदाहरण आपको लिखा नहीं सकता हूं, है ना, आपको समझना है और उसी के आधार पर फिर क्या करना है बबुआ? तो आंसर देना है। देखिए अंत में जो है वह है भाववाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा? देखो इस संज्ञा में ना सिर्फ किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध नहीं होता है। यह वह संज्ञा है जिससे कि व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के गुण, दोष या भाव या व्यापार का बोध होता है। जिससे हमें उसके गुण, दोष, भाव या व्यापार का बोध होता है, यानी पता चलता है, उस संज्ञा को हम लोग क्या कहते हैं? तो भाई उसको कहते हैं हम लोग भाववाचक संज्ञा। तो वह संज्ञा जिससे किसी व्यक्ति,
वस्तु, स्थान या जानवर का बोध न होकर उसके गुण, दोष, भाव या व्यापार का बोध होता है। व्यापार का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? तो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आप उदाहरण में क्या लोगे? बहुत सारे उदाहरण आ जाएंगे इसके लिए, है ना। जैसे हम उदाहरण में ले सकते हैं बाबू ईमानदारी। ईमानदारी ये क्या है? किसी व्यक्ति का गुण है ना। बेईमानी, बुढ़ापा, है ना, जवानी, युवा अवस्था। तो हम लोगों ने आज संज्ञा के बारे में जाना। हम लोगों ने एक एक करके संज्ञा के समस्त भेदों का क्या किया है? आज अध्ययन किया है। तो मेरे सभी प्यारे बबुआ और बबुनियों, आप लोग आज अच्छे से संज्ञा समझ गए होंगे। अब हम लोग अगले कक्षा में इसके पश्चात आगे का क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।